हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, आज से हम संस्कृत का एक और नया टॉपिक जो कि उपसर्ग, उसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एकदम आसान सा टॉपिक है और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर क्या करना है, लड्डू खाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि संस्कृत में कुछ टॉपिक, जैसे कि बात करते हैं अव्यय हो गया, जैसे कि बात करते हैं वाच्य हो गया, जैसे कि बात करते हैं विशेषण विशेष्य हो गया, जैसे कि बात करते हैं आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि उपसर्ग। एकदम लड्डू खाने जैसे टॉपिक है। आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं करना है। आपको मैं जैसा बता रहा हूँ उस तरह से आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। और मैंने आपको बोला ना कि मेरा जो काम है, जो मैंने अभी चैप्टर्स के नाम लिए, इनमें मेरा क्या काम है, आपको सिर्फ गाइड करना है, आपको सिर्फ बतलाना है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये जैसे मैं बतला देता हूं तो उसके बाद आपका काम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से आज हम उपसर्ग का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको क्या करूंगा, इसका एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा। आपको मैं बता दूंगा कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उसके बाद आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। उसके बाद मैं आपको लास्ट टाइम बता दूंगा कि किस तरह से उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, तो जैसा मैं आपको बता रहा हूं उस प्रकार से आप इस लेक्चर को देखिए, ध्यान से सुनिए और नोट्स को पढ़िए। आपका ये जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं उपसर्ग की बात करता हूं तो उपसर्ग से फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पर 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा आएगा, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और एकदम आसान सा टॉपिक है। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको इसको प्रिपेयर करना है। ठीक, चलिए, तो 5 मार्क्स की इसकी क्या रहने वाली है, मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, चलिए, तो अब हम टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम क्या करते हैं, हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरी कोचिंग के बारे में बता देता हूँ। जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, तो जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं, मेरी जो रेगुलर क्लासेस है वो कहाँ पर होती है, आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन पर होती है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या तो आप मेरी वेबसाइट ayurvedawings.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह से हमारे यहाँ पर क्लासेस होती है। आपको यहाँ पर रेगुलर एक लेक्चर मिलता है डेली, आपको यहाँ पर 2 लेक्चर मिलते हैं, मतलब कभी 1 मिलता है कभी 2 मिल जाता है। ठीक है, आपको लेक्चर के नोट्स मिलते हैं, वहाँ पर लाइव डाउट सेशन होते हैं। ठीक है, और रेगुलर टेस्ट होते हैं। तो आपको एकदम मिनिमम प्राइस में मैं क्वालिटी कंट्रोल एजुकेशन एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो जिसने चेक नहीं किया है एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि उपसर्ग का मतलब क्या होता है। उससे पहले हम क्या पढ़ लेते हैं कि उपसर्ग शब्द जो है वो कैसे बना है। तो देखिए, अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो ये जो उपसर्ग शब्द है, अगर आप क्या करते हैं, उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में अगर आप क्या करते हैं, गृह प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है, उपसर्ग शब्द बनता है। जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है समीप रखा जाए। जिसका मतलब क्या होता है, समीप रखा जाए। ठीक है, तो उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में अगर आप क्या करते हैं, गृह प्रत्यय करते हैं, तो उससे क्या बनता है, उपसर्ग शब्द बनता है। जिसका मतलब क्या होता है, समीप रखा जाए। और एक चीज यहाँ पर आपने देखा होगा कि ये जो उपसर्ग है इसमें भी उपसर्ग लगा हुआ है। और कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग में कौन सा उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग में उपसर्ग होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग शब्द जो है वो किस धातु से बना हुआ है, तो उपसर्ग शब्द जो है वो सृज धातु से बना हुआ है। अगर आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो उपसर्ग में गृह प्रत्यय लगा हुआ है। तो उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में अगर आप क्या करते हैं, गृह प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है, उपसर्ग शब्द बनता है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, समीप रखना या समीप रखा जाए। ठीक, तो देखिए आप वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि उपसर्ग पूर्वक सृज धातु में अगर आप क्या करते हैं, गृह प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है, उपसर्ग शब्द बनता है। जिसका मतलब क्या होता है, समीप रखा जाए। और ये लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है, आप उपसर्ग पूर्वक लिखे, सृज धातु लिखे, ये चिन्ह होता है। ठीक है, और गृह प्रत्यय लगाइए, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे उपसर्ग शब्द बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर उपसर्ग का इन्होंने क्या दिया है, सूत्र दिया हुआ है। सूत्र क्या बोल रहा है, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे।
अब इस सूत्र का मतलब क्या हो जाएगा, इस सूत्र का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, प्रादयः दिखाई दे रहा है। अब जो प्रादयः है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि प्र, परा, आदि जो क्या होते हैं 22 उपसर्ग होते हैं। आपको मैं आगे बताऊंगा कि संस्कृत में टोटल उपसर्ग जो होते हैं कितने बताए गए, 22 उपसर्ग बताए गए। तो ये जो प्र, परा, आदि जो 22 उपसर्ग होते हैं, इनको अगर आप क्या करते हैं क्रिया के साथ जोड़ते हैं, इनको अगर आप क्या करते हैं क्रिया के साथ जोड़ते हैं, क्रिया योग्य, देखिए क्रिया योग्य का मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया के साथ जोड़ने पर है ना, ये क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो प्र, परा, आदि ये जो 22 उपसर्ग होते हैं, इनको अगर आप क्या करते हैं क्रिया के साथ जोड़ते तो क्या कहलाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है, वो उपसर्ग कहलाता है। और ये जो सूत्र है मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, अपने दिमाग में इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे पहले आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए उपसर्ग की क्या परिभाषा है, उपसर्ग की परिभाषा, ठीक है। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उपसर्ग का सूत्र, उपसर्ग का सूत्र, तो उपसर्ग का सूत्र क्या जाएगा, प्रादयः उपसर्गाः क्रिया योगे, यानी कि प्र, परा, आदि जो 22 उपसर्ग होते हैं, इनको अगर आप क्रिया के साथ जोड़ते हैं तो क्या कहलाता है, ये उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये उपसर्ग का सूत्र है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, या तो आपको एमसीक्यू पूछ लेगा या तो अलग से मतलब पूछ लेगा कि उपसर्ग की परिभाषा बताइए, उपसर्ग का सूत्र बताइए और इसके कुछ उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा, ठीक। चलिए अब देखो, अब ये उपसर्ग क्या करता है, तो यहाँ पर उसके लिए सूत्र दिया हुआ है, अगला सूत्र इन्होंने दिया हुआ है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नियते प्रहारहार समहार विहार परिहारवत। तो अगला सूत्र यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि उपसर्ग जो होता है वो काम क्या करता है। तो यहाँ पर इस सूत्र जो है, ये जो श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि कोई भी उपसर्ग अगर क्या होता है किसी भी धातु के साथ जुड़ता है तो उस धातु के अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। तो देखिए आप यहाँ पर उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नियते, यानी कि कोई भी उपसर्गेण मतलब कोई भी उपसर्ग अगर किसके साथ जुड़ता है, धातु के साथ जुड़ता है, तो बलाद अन्यत्र यानी कि उसके अर्थ को क्या कर देता है, वो बदल देता है। नहीं समझे, चलो उदाहरण के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ। अगली लाइन में देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, यहाँ पर बोला प्रहारहार समहार विहार परिहारवत। तो अगर आप इस प्रहारहार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, प्र उपसर्ग देखने को मिलेगा। अगर आप संहार को देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सम उपसर्ग देखने को मिलेगा। अगर आप विहार को देखेंगे यहाँ पर आपको वि उपसर्ग मिलेगा। अगर आप परिहारवत को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, परि उपसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप हार में, हार धातु या क्रिया में अगर आप क्या करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, प्रहार बन जाता है। अगर आप क्या करते हैं हार धातु जो है या क्रिया है इसके साथ अगर क्या जोड़ते हैं, आप सम उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये समघार बन जाता है या समहार बन जाता है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं हार धातु में वि उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, विहार बन जाता है। अगर आप हार धातु में परि उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये परिहार बन जाता है। तो ये श्लोक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी उपसर्ग अगर धातु या क्रिया के साथ जुड़ता है तो बलाद अन्यत्र यानी कि उसके अर्थ को क्या कर देता है, बदल देता है। तो आप देखिए यहाँ पर पहले क्या था, हार धातु थी, अब आपने क्या जोड़ दिया यहाँ पर प्र उपसर्ग जोड़ गया तो क्या बन गया, ये प्रहार बन गया। तो आप मेरे को बताइए हार और प्रहार जो है इनका अर्थ सेम है, इनका अर्थ बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगला आप देखिए पहले क्या था, हार धातु थी या हार क्रिया थी, उसके आगे आपने क्या जोड़ दिया, सम उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, समहार बन गया। तो आप मेरे को बताइए हार और समहार जो है इनका अर्थ सेम है, नहीं है। अगला आप देखिए विहार को, तो हार धातु या क्रिया थी उसके आगे आपने क्या जोड़ दिया, वि उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया, विहार बन गया। तो आप मेरे को बताइए विहार और हार जो है इनका अर्थ सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, ठीक है। और देखिए आप एक और हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे कि ये जय जो है ये धातु है या क्या हमारे क्रिया है, ठीक है। अगर आप इसके आगे क्या जोड़ देते हैं, परा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा,
पराजय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा। अगर आप इसके आगे क्या जोड़ देंगे? वी उपसर्ग जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ये विजय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये विजय बन जाएगा। अगर आप इसके आगे मान लो दूर उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा? ये दुर्जय बन जाएगा। तो आप मेरे को बताइए कि ये जो जय है और आप क्या करते हैं? आगे उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? पराजय बन जाता है। तो इनका अर्थ सेम है? बिल्कुल भी सेम नहीं है। देखिए आगे ये जो जय है और इसके आगे अगर क्या जोड़ देते हैं? वी उपसर्ग जोड़ देते हैं तो विजय बनता है। तो बताइए मेरे को, जय और विजय जो है इनका अर्थ सेम है? नहीं है। और देखिए आप यहाँ पर जय धातु जो है इसके आगे आपने क्या जोड़ दिया? दुर उपसर्ग जोड़ गया तो क्या बन गया? ये दुर्जय बन गया। तो आप मेरे को बताइए जय और दुर्जय जो है इनका अर्थ सेम है? इनका अर्थ सेम नहीं है। तो वो जो श्लोक है वो श्लोक क्या बोल रहा है? यही तो बताना चाह रहा है कि अगर आप क्या करते हैं, किसी भी धातु या क्रिया के आगे उपसर्ग को जोड़ देते हैं तो क्या होता है? ये जो उपसर्ग जो होता है उस धातु या क्रिया के जुड़ने के बाद उसके अर्थ को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज करे। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर आपने बोला कि चेंज करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार चेंज करे। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण देता हूं, वसति। वसति का मतलब क्या होता है? रहना। अगर इसके आगे अगर आप क्या जोड़ देते हैं? नि उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? निवसति बन जाता है। तो वसति का मतलब क्या होता है? रहना। जब आपने इसके आगे नि उपसर्ग जोड़ा तो क्या बन गया? ये निवसति बन गया। तो इसका मतलब भी क्या होता है? रहना होता है। तो यहाँ पर अर्थ चेंज हुआ, अर्थ चेंज नहीं हुआ। तो जरूरी नहीं है कि अर्थ बदलेगा ही। कभी कभी अर्थ बदलेगा और कभी कभी अर्थ नहीं भी बदलेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला? ये जो श्लोक है उसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर आप किसी धातु या क्रिया के आगे उपसर्ग जोड़ देते हैं तो क्या करता है? उपसर्ग जो होता है उस धातु या क्रिया के अर्थ को बदल देता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बदले। जैसे कि यहाँ पर हमने एक उदाहरण देखा, वसति। वसति का मतलब क्या होता है? रहना। अगर इसके आगे आप नि उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बनता है? निवसति बन जाता है। तो उसका मतलब भी क्या होता है? रहना होता है। तो जरूरी नहीं कि ये उपसर्ग जो है हर बार धातु के साथ जुड़ने के बाद अर्थ को चेंज कर देंगे। चेंज कर भी सकते हैं और नहीं भी करते हैं, मतलब कभी कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं आपको क्या बतलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब ये चीज तो आप जानते ही है। आगे यहाँ पर देखिए, अब एक चीज और यहाँ पर क्या लिखी उन्होंने? उपसर्ग हमेशा धातुओं या शब्दों के पूर्व ही जोड़े जाते हैं। हाँ, अब देखो उपसर्ग जो होता है वो हमेशा किसके आगे जोड़ा जाता है? धातु या तो किसी शब्द के आगे जो जुड़ता है ना, जब पहले जो जुड़ता है शब्द के आगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और इसके पीछे, इसके बाद जो जुड़ता है, मतलब किसी भी धातु या शब्द के बाद जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। तो शब्द के आगे, शब्द के पूर्व या धातु के पूर्व जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और इसके बाद जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। यह तो आपको पता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखिए कि हर धातु या शब्द से पहले उपसर्ग जुड़े ऐसा अनिवार्य नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर धातु या शब्द के आगे उपसर्ग जुड़े, लेकिन ये जरूर है कि हर धातु या शब्द के बाद क्या होगा? प्रत्यय जुड़ा होगा। तो आप इस चीज को गांठ बांध लीजिए कि हर धातु, है ना, हर धातु या शब्द के आगे क्या हो सकता है? उपसर्ग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब जरूरी नहीं है कि धातु या शब्द के आगे उपसर्ग जुड़े ही जुड़े, लेकिन ये जरूर है कि हर धातु या शब्द के आगे प्रत्यय हमेशा जुड़ा रहेगा। प्रत्यय हमेशा क्या रहेगा? जुड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए तो ये था उपसर्ग का पूरा इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर आप क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? उपसर्ग शब्द कैसे बना है। तो उपसर्ग पूर्वक अगर आप क्या करते हैं? सिद्ध धातु में क्या करते हैं? गृह प्रत्यय करते हैं, तो इससे क्या बनता है? उपसर्ग शब्द बनता है। इसका मतलब क्या होता है? जिसे समय पर रखा जाए। उपसर्ग का हमने फिर क्या देखा? सूत्र देखा। और सूत्र क्या बोलता है? प्रादयाः उपसर्गाः क्रिया योगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि परपरा आदि जो 22 उपसर्ग होते हैं, इनको क्रिया के साथ जुड़ने पर, धातु के साथ जुड़ने पर
क्या कहलाते हैं? ये उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्या होता है? उपसर्ग का सूत्र है। उसके बाद उपसर्ग का क्या काम होता है? तो उपसर्ग जो होते हैं किसी भी धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बदलेगा, बदल भी सकते हैं और नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, चलिए। और हमने फिर नोट देखा, नोट में हमने क्या देखा कि हर शब्द या धातु के पूर्व उपसर्ग जुड़े, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन हर धातु या शब्द के बाद प्रत्यय हमेशा आपको मिलेगा, प्रत्यय हमेशा आपको मिलेगा। ठीक, चलिए अब देखिए अगला यहाँ पर इन्होंने बताया है उपसर्ग की संख्या। तो पूरे संस्कृत में टोटल उपसर्ग जो होते हैं वो कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। तब देखिए यहाँ पर पूरे संस्कृत व्याकरण में टोटल कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, उपसर्गों की संख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन क्या बताया? उपसर्ग की परिभाषा। दूसरा मैंने क्या बताया? उपसर्ग का सूत्र। तीसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ? उपसर्ग की संख्या। आपको याद रखना है टोटल उपसर्ग कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। और 22 उपसर्गों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, डिस, निर, दूस, दूर, वी, आंग। तो जितने भी आदि जो 22 उपसर्ग है, ये सारे उपसर्गों के आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप, और नाम याद करने का तरीका कैसा है? आपको क्या करना है? 4-4 का जोड़ा बना लेना है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हमने 4 का जोड़ा बनाया। तो क्या क्या है पहले 4 में? प्र, परा, अप, सम। फिर उसके बाद अगले 4 अनु, अव, निस, निर। उसके बाद अगले 4 दुस, दुर, वी, आंग। उसके बाद अगले 4 नि, अधि, अपि, अति। उसके बाद अगले 4 सु, उत, अभि, प्रति। उसके बाद बचे 2 क्या हो जाएगा? परि और उप। तो याद करने का ट्रिक क्या है? आपको क्या करना है? जो भी 22 उपसर्ग उनको एक साथ नहीं याद करना है, आपको क्या करना है? 4-4 का जोड़ा बनाना है। और 4-4 में आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो पहला क्या हो जाएगा? प्र, परा, अप, सम। दूसरा क्या हो जाएगा? अनु, अव, निस, निर। उसके बाद क्या जाएगा? दूसरा दूर, वियांग। तो इस तरह से आपको क्या करना है? 4-4 का जोड़ा बना लेना है। और 4-4 के जोड़े में ही आपको क्या करना है? उपसर्गों को याद करना है। और ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया? अभी तक मैंने आपको क्या बताया? उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, दूसरा मैंने उपसर्ग का सूत्र बताया। तीसरा मैंने क्या बताया? उपसर्ग की संख्या। तो उपसर्ग की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। और इन 22 उपसर्ग के नाम आपको याद होना ही चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 22 उपसर्ग के आपको नाम याद होना चाहिए। अगर आप इसके नाम याद रहेंगे तो क्वेश्चन आता है, आपको एक वर्ड दे देगा, तो बताइए उसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अगर आपको ये 22 उपसर्ग के नाम याद होंगे तो आप उसको आसानी से निकाल लाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इन 22 उपसर्ग का नाम रट लेना है, एकदम दिमाग में होना चाहिए चीजें। ठीक है, चलिए। और आपको एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे कि बात करते हैं आप यहाँ पर देखिए अप हो गया, यहाँ पर अव हो गया, यहाँ पर उप हो गया, तो इसमें हलंत नहीं लगा हुआ है। तो इस चीज को भी आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक, चलिए। तो इस तरह से 22 उपसर्ग आपको याद कर लेना है। चलिए अब मैं आपको बतलाता हूं कि कैसे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो वही सिंपल डेफिनेशन वाला कि उपसर्ग की परिभाषा। पहला तो क्या बन सकता है? उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? दूसरा क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है? उपसर्ग का सूत्र, जो कि मैंने आपको बताया, उपसर्ग का सूत्र। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? उपसर्ग की संख्या, है ना, उपसर्ग की संख्या और उनके नाम याद होना चाहिए, है ना। 22 उपसर्ग होते हैं और उनके सारे नाम आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब देखो, अब चौथा क्वेश्चन कैसा पूछेगा पता है? चौथा क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है, जैसे कि आपको दे दिया, जैसे कि प्र, परा, अप, प्र, परा, अप, सम। आपको मान लो इस तरह से दे दिया, है ना, प्र, परा, अप, सम। और आपसे पूछ लिया, आपसे ऐसा पूछ लिया कि इन सब का ये जो उपर्युक्त, ऐसा बोल देगा आपको कि ये जो उपर्युक्त उपसर्ग है, उपर्युक्त उपसर्ग जो है, इनका अर्थ और इनके 2-2 उदाहरण, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण, इनके 2-2 उदाहरण बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। आपको कई भी 4 से 5 उपसर्ग दे देंगे तो उनका क्या अर्थ होता है और प्रत्येक के आप 2-2 उदाहरण बताइए। तो एक तो क्या हो जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या अगला तरीका जो होता है क्वेश्चन पूछने का, कुछ इस तरह से होता है। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए प्रभवती दे दिया, आपको दे दिया मान लो प्रभवती, है ना।
प्रभवती दे दिया, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर उपकरोति दे दिया, जैसे कि मान लो कुछ इस तरह से क्या दे दिया, उपकरोति दे दिया, है ना। आपको ये पूरा वाक्य मिलेगा, मतलब एक वाक्य होगा जिसमें प्रभवती आपको देखने को मिलेगा या तो उपकरोति देखने को मिलेगा, और अंडरलाइन कर देगा उस वाक्य में, कुछ इस तरह से अंडरलाइन कर, जैसे कि मान लीजिए पूरा वाक्य, ये पूरा वाक्य और उसमें ये दे दिए, तो बताइए ये जो वाक्य है इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो अगर आपको 22 उपसर्ग याद है तो आप निकाल ले जाओगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, प्र दिख रहा है तो आप निकाल ले जाओगे। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, उप दिख रहा है, यहाँ पर आप उसको निकाल ले जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको 22 उपसर्ग का नाम याद रहेगा तो किसी वाक्य में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करके कि बताइए इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो अगर आपको 22 उपसर्ग के नाम याद रहेंगे तो आप निकाल ले जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो आपको 22 उपसर्ग के नाम, उन सबके अर्थ और प्रत्येक के आपको कम से कम 3-3 उदाहरण तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो जितने भी 22 उपसर्ग बताए, जैसे कि आप देखिए यहाँ पर पहला उपसर्ग दिया इन्होंने क्या, प्र का मतलब क्या होता है, अधिक, आगे या यस। तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछता है कि प्र का मतलब क्या होता है, तो इसका आपको अर्थ पता होना चाहिए। प्र का मतलब क्या होता है, अधिक, आगे या यस। और इसके आपको नहीं ज्यादा 5 तो आपको कम से कम 3 उदाहरण तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर प्र, जैसे की बात करते हैं भवती धातु जो है, इसमें अगर आप क्या करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, भू धातु यहाँ पर, तो इसमें क्या करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते हैं तो क्या जाएगा, प्रभवती बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर स्था धातु है ना, तो इसमें आप क्या करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते हैं, तो ये तिष्ठते में अगर आपने क्या करा, प्र उपसर्ग जोड़ा क्या हो गया, प्रतिष्ठते हो गया, है ना। जैसे कि बात करते हैं काश है, इसमें अगर आप क्या करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते तो क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं कृति, इसमें अगर आप प्र उपसर्ग जोड़ते क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। हरति की बात करते हैं प्र उपसर्ग जोड़ते क्या हो जाएगा, प्रहरति हो जाएगा, ठीक है। तो प्र का क्या अर्थ होता है और इनके आपको 3-3 उदाहरण रट लो, ठीक है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, आपको 3 से 4 उपसर्ग दे देगा, उनका अर्थ बताइए और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण बताइए। इस तरह से खूब क्वेश्चन पूछता है। या तो मान लो आपको कोई वर्ड दे दिया और अब बताना है आपको कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो वो तो आप बता ले जाओगे अगर आपको 22 उपसर्ग के नाम पता होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये 22 उपसर्ग के नाम याद कर लेना है ना, प्रत्येक के अर्थ आपको याद कर लेना है, और हर एक के आपको याद होना ही चाहिए कम से कम 3 उदाहरण, ठीक है, क्योंकि किस पूछता है एग्जाम में, ठीक, इस तरह से। और अब आप बोलेंगे कि मान लो सर ऐसा क्वेश्चन आ गया, कि उन्होंने दे दिया प्र और हरति, तो बताइए इससे क्या बनेगा, तो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे। जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको भी बना ले जाओगे, ठीक है। लेकिन अभी आप क्या करना है, अभी आपको उपसर्ग के नाम याद करना है, उनका अर्थ याद करना है, और प्रत्येक के 3-3 उदाहरण, कम से कम 3-3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। यही तरीका है, बस ये मैंने पूरा आपको गाइड कर दिया। उपसर्ग मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे आपको पढ़ना है वो बता दिया, कैसे यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैंने हर एक टाइप के आपको क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो यही पूछता है, 3 से 4 आपको उपसर्ग दे दिए और इनके आपको अर्थ बताना है, इनके उदाहरण बताना है, ठीक है। या तो फिर क्या बोल देगा, आपको वर्ड दे देगा, बताइए उसमें कौन सा उपसर्ग आपको ढूंढ के निकालना है, तो अगर आपको नाम याद होगा तो आप निकाल ले जाओगे। या तो कुछ इस तरह से दे देगा, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रधन हरती है, तो इससे क्या बनेगा, तो अगर इसके लिए मैंने आपको क्या बोला, संधि आपको पढ़ना है, संधि आप पढ़ेंगे तो ये भी आप बना ले जाओगे। तो हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर क्या कर दिए हैं, आपके लिए कवर कर दिए हैं, ठीक है। बस अब आपका काम है, आपको क्या करना है, हर एक उपसर्ग के अर्थ को याद करना है और उनके उदाहरण को याद करना है, ठीक है। तो देखिए आप अगला देखिए, परा का मतलब क्या होता है, उल्टा या पीछे, इसको याद कर लो और इसके 3 उदाहरण याद कर लो, आप कोई से भी रट लो, इसको याद कर लो, ठीक है। देखिए आप जिसकी बात करते हैं यहाँ पर भवती है, इसमें अगर क्या करते हैं परा उपसर्ग करते हैं तो क्या जाएगा, परा भवती हो जाएगा। जयती है, इसमें अगर आप क्या करते हैं परा उपसर्ग जोड़ते हैं, परा जयते हो जाएगा। विद्या है, अब ये परा धन जयती तो परा जयते कैसा हो गया, तो हम क्या पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे ना, तो वो आप बना ले जाओगे सारे वर्ड को भी। अब देखिए विद्या है, इसमें अगर आप क्या कर रहे हैं, अपने परा उपसर्ग जोड़ा क्या हो गया, परा विद्या हो गया। करोती है, परा उपसर्ग जोड़ा क्या हो गया, परा करोती हो गया। पराकाष्ठा बन गया कब, जब आपका क्या है, काष्ठा में परा उपसर्ग जोड़े, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, हर एक के आपको अर्थ और 3-3 उदाहरण कम से कम याद होना चाहिए, ठीक। अब देखिए आप अप का मतलब क्या था, बुरा या अभाव, है ना। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, करोती में आप क्या करते हैं, अब उपसर्ग जोड़ते हैं, अब करोती हो जाएगा। कारह में अब उपसर्ग जोड़ते क्या हो जाएगा, अब कारह हो जाएगा। शब्द में अब उपसर्ग जोड़ते हैं, वाद में
तो क्या हो जाएगा, अपशब्द हो जाएगा। बाद में अब उपसर्ग जोड़ेंगे अपवाद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अब आपका काम चालू हो गया, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ फटाफट। सम की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से भली बात होता है। तो इसके ये जो उदाहरण दिख रहे हैं 3 आप याद कर लो, ठीक है। अनु का मतलब क्या होता है, पीछे होता है। तो अब देखिए यहाँ पर गच्छति में आप क्या करते हैं, अनुपसर्ग जोड़ते क्या हो जाएगा, अनुगच्छति हो जाएगा। कुलह में अनुपसर्ग करते क्या हो जाएगा, अनुकुलह हो जाएगा। रागह में अनुपसर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा। तो याद कर लीजिए 3-3। उसके बाद देखिए नीच, नीच का मतलब क्या होता है, नीच और दूर, नीचे या दूर होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके 3 उदाहरण याद कर लीजिए। नेर की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, नीचे या दूर होता है। तो इसे आप याद कर लीजिए, इनके उदाहरण याद कर लीजिए। अव का मतलब क्या होता है, नीचे या दूर होता है, सेम। तो इसके भी 3 उदाहरण याद कर लीजिए। दुष्ट का मतलब क्या होता है, दुष्ट या बुरा होता है, ठीक है। तो इसके भी उदाहरण आप याद कर लीजिए, है ना। दूर का मतलब क्या होता है, बुरा, कठिन या हीन होता है। तो इसके भी आप उदाहरण याद कर लीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ना, वैसे ही आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। वी के मतलब, वी की बात करते हैं, बिना, पृथक, विविध या विशेष, इसके कई अर्थ होते हैं। तो इसके उदाहरण आप याद कर लीजिए। आंग का मतलब क्या होता है, पर्यंत या और होता है। तो इसके भी उदाहरण याद कर लीजिए, ठीक है। नी का मतलब क्या होता है, पर्यंत या और होता है। तो इसके भी उदाहरण याद कर लीजिए। समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अधिक की बात करते हैं, पर्यंत या और होता है। तो इसके उदाहरण याद कर लीजिए। अपि की बात करते हैं तो क्या होता है, निकट होता है। तो इसके भी आप क्या कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए, ठीक है। अति की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बहुत होता है। इसके भी आप क्या कर लीजिए, उदाहरण याद कर लीजिए। सु की बात करते हैं, क्या होता है, सुंदर होता है। तो पचती में आप क्या करते हैं, सुपसर्ग जोड़ते क्या हो जाएगा, सुपचती हो जाएगा। सौपते में क्या करेंगे, सुपसर्ग जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, सुशोभते हो जाएगा। तो ये आप याद कर लीजिए। उद, उद, ऊंचा, श्रेष्ठ क्या होता है, ऊपर होता है। इसके उदाहरण याद कर लीजिए। अभी की बात करते हैं, और या पास होता है। तो इसके उदाहरण याद कर लीजिए। प्रति का मतलब क्या होता है, और या उल्टा होता है। इसके उदाहरण याद कर लीजिए। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो देखिए आप यहाँ पर इच्छते में क्या करते हैं, परिउपसर्ग जोड़ते हैं, परिच्छते हो गया। क्रमते में परिउपसर्ग जोड़ेंगे क्या होगा, परिक्रमते हो गया। तो याद कर लीजिए आप उदाहरण 3-3। उप की बात करते हैं, समीप या निकट होता है। उदाहरण याद कर लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, बस हर एक उपसर्ग का अर्थ और के 3-3 उदाहरण। अगर आप 4 से 5 बार जब पढ़ोगे ना, तो हर एक के आपको उदाहरण याद हो जाएंगे। और करना ही है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर आपको उदाहरण याद होगा, उपसर्ग का अर्थ पता होगा, तभी आपके लिए ये जो चैप्टर है वो कैसा होगा, लड्डू खाने जैसा होगा। बाकी जो मेरे को समझाना था वो तो मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।